हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर्स दिए जिसमें यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और उसके एप्लीकेशन के बारे में बताया। आज हम और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे बेटा, जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है बेटा, इसमें हमें 2 बातें समझनी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर का जब फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हम जब भी किसी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसको हमें एक यूनिक तरीके से करते हैं और उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है। अब इस थ्योरम को समझने के लिए बेटा आप देख रहे होंगे इसमें प्राइम और कंपोजिट वर्ड्स का यूज़ हुआ है, इसलिए सबसे पहले हमें एक प्राइम नंबर्स क्या हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या हैं उनको ठीक से समझना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स आपने पढ़ा होगा बेटा, जो नंबर्स 1 या अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। और जो नंबर इन नंबर के प्रोडक्ट से बने है ना बेटा, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बन गया, या हम कहें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बन गया। तो ये जो नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बने हैं ना, तो ये नंबर्स बेटा हमारे होते हैं कंपोजिट। अब यहाँ पर एक बात और आप समझ लें तो थोड़ा और अच्छा लगेगा आपको कि जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, उन नंबर्स को वैसे तो हम कहते हैं डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, लेकिन इसकी जो सही डेफिनेशन है वो ऐसे समझें आप कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम 1 कहें तो 1 इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो आपकी डेफिनेशन गलत हो सकती है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, तो जैसे 2 के फैक्टर है 1 और 2, 3 का फैक्टर है 1 और 3, है तो 1 एंड इटसेल्फ ही, लेकिन वो वाली जो आपकी डेफिनेशन है 1 एंड इटसेल्फ वाली, वो 1 में लागू नहीं होती, और ये एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स वाली जो है ये हमारी हर कंडीशन में सेटिस्फाई होती है, इसलिए ये डेफिनेशन बेटर है। तो और कंपोजिट नंबर के केस में हम कहते हैं कि वो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। इसी प्रॉपर्टी के यूज़ से हम किसी नंबर को कंपोजिट प्रूव कर सकते हैं। जैसे वो कहे प्रूव करो कि 8 जो है वो हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो हम कहेंगे 8 के 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर है बस, या केवल अगर हम कह दें 1, 8, 2 तो सभी के होते हैं और एक 2 और है, तो मोर देन 2 होते हैं हम कह देंगे ये कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि जब हम किसी प्राइम नंबर किसी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं, जैसे मान लिया 15 को हम फैक्टराइज करें, कैसे करें, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में हम, बल्कि 15 की जगह मान लिया 13 ले लें, तो 13 को हम 2 × 15 भी तो लिख सकते हैं, लेकिन ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है क्योंकि 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 15 को तो फर्दर हम 5 और 3 में कर सकते हैं ना, तो इसलिए हम को कह रहा है जब भी किसी कंपोजिट नंबर के हम फैक्टर्स लेंगे, जैसे हम कहें 2 3 6 5 30, अब वो कह रहा इस तरीके से जब हम फैक्टराइजेशन लेंगे तो वो फैक्टराइजेशन वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब है कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2, 3 और 5 ही आएगा, कोई और नहीं आ सकता, इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं आ सकता। तो ये जो यूनिक वर्ड यूज़ करना है ना डेफिनेशन में कि दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, यहाँ यूनिक वर्ड है, तो ये यूनिक का मतलब यही है कि 2, 3 और 5 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। और दूसरा कह रहा अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर, मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। हम इसे ऐसे तो लिख सकते हैं 3 × 2 × 5, या लिख सकते हैं 5 × 2 × 3, ऐसे ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट फैक्टराइजेशन में 2, 3 और 5 ही आएंगे। ये बात आप यहाँ से, ये जो यूनिक वर्ड है
इसका ये मतलब है बेटा, है ना। और अपार्ट फ्रॉम देयर ऑर्डर वो यही है कि उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है। तो आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी थ्योरम है। ये थ्योरम प्रूफ के लिए कभी कोर्स में नहीं आती हैं बेटा, लेकिन इनके एप्लीकेशन हैं। अब एप्लीकेशन क्या हैं, ये तो मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन प्राइम एंड कंपोजिट बताया कि ये जो है हमारे ये प्राइम नंबर है और ये हमारे कंपोजिट नंबर है। अब इस थ्योरम का हमारा जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये देखो, इसको और डिटेल में समझाया है, वही जो मैं आपको बता रहा था ये सब इसमें समझाया है। मैंने अभी आपके सामने 30 एग्जाम्पल लिया था और हमने यहाँ पर एक और एग्जाम्पल 360 से समझाया है कि इसमें जो फैक्टराइजेशन है वो 2, 3 और 5 है, बल्कि हम और क्लियर कहें तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। तो वो कह रहा है इतना ये होगा, 2 3 बार आएगा, 3 2 बार आएगा और एक 5 आएगा, बस इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये हमारी थ्योरम हो गई। अब इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा, बहुत ही एप्लीकेशन इसमें इंटरेस्टिंग है। ऐसा आपको लगेगा कि इसमें एप्लीकेशन क्या है। जैसे देखो, वो कह रहा है कि 6 की पावर n, 6 की पावर n को जब हम एक्सपेंड करेंगे या 6 की पावर n की वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालेंगे पहले तो यही समझना। यहाँ पर जो बेटा ये n है ना, मैं इसे एक बार, मैं इसको एक बार ठीक से लिख देता हूँ, 6 की पावर n। तो जो 6 की पावर n में जैसे n की वैल्यू ये n है, n को एक बार आप 1 रख सकते हैं, तो 6 की पावर 1 6 हो गया। 6 की पावर 2, n की जगह जब 2 रखा तो 36 हो गया। 6 की पावर 3 में 2 1 6 हो गया। तो ये कह रहा कभी भी ज़ीरो से एंड नहीं होगा, ये लास्ट में ज़ीरो नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि ज़ीरो नहीं आएगा भाई, लास्ट में 6 आ रहा है, लेकिन हम इसे प्रूव कैसे करेंगे। आप अगर ये कहेंगे कि देखो हमने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए, तो कहेगा हो सकता है 6 की पावर 5 में आ जाए ज़ीरो लास्ट में। तो आप कहेंगे आप 6 की पावर 5 को सॉल्व करके दिखाएंगे, वो कहेगा 6 की पावर 7 में आएगा। तो ऐसे हम एग्ज़ाम्पल नहीं दे सकते इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कि कोई ना कोई एग्ज़ाम्पल हो सकता है ऐसा मिले जहाँ की ज़ीरो हो जाए लास्ट में। तो हमें कोई मैथमेटिकल लॉजिक देना पड़ेगा इसमें। अब लॉजिक क्या है, आप लॉजिक को यहाँ से समझ सकते हैं। हम जनरली, मैं बहुत अपने लेक्चर्स में यूज़ करता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है वो लॉजिकल सब्जेक्ट है। लॉजिक क्या है ये आप अच्छे से यहाँ पर भी समझ सकते हैं बेटा। जैसे देखो, मैंने कहा कि हम उसको समझें जब हम ये कहते हैं कि हमारा कोई भी नंबर 10 से एंड किस कंडीशन में होता है। 10, किसी के लास्ट में भी 10 आए, जैसे इसके लास्ट में 10 आ जाए या इसके लास्ट में 10 आ जाए, तो 10 का मतलब है 0 आ जाए लास्ट में। 0 तो तभी आएगा ना बेटा जब 10 होगा। जैसे हम कहें 370, तो ये वास्तव में 370 क्या, 37 × 10। तो लास्ट में 0 आने के लिए ज़रूरी है कि वो 10 उसमें एक फैक्टर हो, और 10 तो कंपोजिट नंबर है, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 2 और 5। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि लास्ट में 0 तभी आ सकता है जबकि उसके 2 और 5 दोनों ही फैक्टर का होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मिलके 10 बनाएंगे। अब इसमें उसने कहा है कि हमारा 6 की पावर n है, तो 6 की पावर 6 के हमने फैक्टर करे 2 × 3। अब देखिए, अब समझ में आएगा आपको कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि जब हमने 6 के प्राइम फैक्टर कर दिए तो इसके 2 और 3 के अलावा कोई और फैक्टर आएंगे ही नहीं। अब हम पक्का पता चल गया कि 2 और 3 फैक्टर हैं, और 10 लास्ट में 0 बनाने के लिए फैक्टर क्या होना चाहिए, 10, और 10 के लिए क्या चाहिए, 2 और 5 दोनों का होना ज़रूरी है। मैं भी आपको बताया था। और इसमें सिर्फ हमारे पास क्या है, 2 है, 5 नहीं है बेटा। तो जब 5 नहीं है तो हम कह सकते हैं बिकॉज 6 की पावर n डज नॉट हैव 2 and 5 बोथ एज फैक्टर्स, या कह सकते हैं इट हैज़ 2 एज अ फैक्टर बट डज नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, सो इट विल नेवर एंड विथ 0। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको, ये सारी एक्सप्लेनेशन आप इसे पढ़ सकते हैं कि इसमें ये एक्सप्लेनेशन हमने सारी लिख रखी है बेटा, वो ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ते समय हम ये देखें कि हमारा, अब देखिए इसका दूसरा एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको बताया, दूसरा एप्लीकेशन है इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ये वही एलसीएम एचसीएफ है जो आप छोटी क्लासेस में निकालते हुए आए हैं बेटा। जैसे देखिए आपने
1188 एक नंबर है हमारा और दूसरा नंबर है 504। तो 118 के जो हमने फैक्टर्स करें ये आपको करके दिखा रखे हैं। आप ऐसे 1188 और ये है 504, ऐसे इनके फैक्टर्स आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, है ना। जैसे 2 5 ज़ार 10, फिर 1 बचा तो 2 9 ज़ार 2 4 ज़ार, ऐसे जैसे आपने सीखा बेटा। ये 2 2 ज़ार 4, 1 2 5 ज़ार 10, फिर 2 से हो जाएगा बेटा, है ना। ये 2 2 ज़ार 4, 1 2 9 ज़ार 18, 7 ज़ार, फिर ये 2 2 ज़ार 4 ये। अब ये हमारा डिवाइड होगा 2 और 9 11 18, 3 से हो जाएगा बेटा। तो 3 7 ज़ार 21 और 3 9 ज़ार, ऐसे ये 3 4 ज़ार, 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6। अब ये 14 79 और 42, ये फिर से हमारे अब ये डिवाइड ये 9 था बेटा, है ना। 3 9 ज़ार 27, तो ये 3 से एक बार और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 21। एक बार फिर 3 से हो जाएगा बेटा 11 और ये हो जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 बार 2 और ये HCF आ रहा है। इस तरह से आप कर सकते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, दोनों के। ये प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखा रखा है बेटा। आप अपना, अगर आपको इस तरीके से डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको ऐसे ना लिख के, जैसे मैं अभी बता रहा था वैसे आप लिख सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है इसके अलावा कोई फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, तो अब इसमें 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 11, और बेटा ये 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 7। अब मैं आपको इससे भी LCM HCF का बड़ा फास्ट तरीका बताता हूँ। जब आप बेटा HCF लिखें, है ना, तो HCF में आप जो इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन पावर है, हाईएस्ट कॉमन पावर, जैसे कॉमन पावर तो 2 भी है लेकिन हाईएस्ट क्या है 2 की पावर 2, तो एक 2 की पावर 2 आ गया, ये हाईएस्ट कॉमन पावर हो गई। इनमें हाईएस्ट कॉमन पावर कॉमन क्या है, हाईएस्ट कॉमन पावर क्या है 3 की रेज़ टू द पावर 2, और इनमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, तो यही हमारा HCF हो गया। 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 9 4 ज़ार 36 HCF हो गया। और LCM हो गया आपका, हम LCM में क्या लिखते हैं ये भी समझ लें आप। पहले तो कॉमन फैक्टर ही लिखते हैं, है ना बेटा, और उसके बाद जो बच गए, जैसे यहाँ पर हमारा एक 3 बच गया था बेटा, है ना, इन दोनों में से हमने, या इसका एक और फास्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसका फास्ट तरीका आप ऐसे कर सकते हैं कि आप HCF में तो आपने क्या करा था बेटा, हाईएस्ट कॉमन पावर ली थी। यहाँ कॉमन पावर मत लो आप, जो इनमें से बड़ी पावर है, क्योंकि जो बड़ी पावर है वो मल्टीपल बन जाता है। जैसे इन दोनों का कॉमन मल्टीपल क्या है, तो कॉमन मल्टीपल है 2 रेज़ टू द पावर 3। वैसे तो कॉमन मल्टीपल 2 रेज़ टू द पावर 4 भी होगा, पर हम लीस्ट लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, मतलब कम जा बड़े वाली पावर, मल्टीपल तो बड़ी वाली पावर बनेगी ना बेटा। और 11 और इसमें क्या, एक 11 है एक 7 है, ये LCM हो गया। अब आप कहेंगे इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या यूज़ हुई, तो क्योंकि इनका फैक्टराइजेशन, ये वाला फैक्टराइजेशन और ये वाला फैक्टराइजेशन यूनिक है, कोई और तरीका नहीं है, इसलिए हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये ही निकाले जा सकते हैं। इसलिए इसको हमने कहा कि LCM और HCF जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालते हैं तो वो भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन है। हालांकि छोटी क्लास में भी आपने इसे करा, पर छोटी क्लास में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नहीं बताई, आपको केवल फैक्टराइजेशन बता दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ने के बाद ही अच्छे से समझ में आती हैं, इसलिए वो नेक्स्ट क्लास में एजुकेशनिस्ट उसको रखते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, मेथड तो वही है लेकिन ये बेस्ड है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स इस बात का डिस्कशन करते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ रखा, तो 10th क्लास में देने की क्या ज़रूरत थी। तो 10th क्लास में इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझाने के लिए दिया है, क्योंकि जिससे बच्चे उसका लाइफ में रोल समझ सकें।
तो बेटा ये हमारा लेक्चर हो गया। इसमें देखिए ये असाइनमेंट है, आप इस असाइनमेंट का फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। इसमें सिंपल यही 2 तरीके के क्वेश्चन हैं। आप एक क्वेश्चन जो है वो ये है बेटा कि 5 की पावर n 4 की पावर n, एग्ज़ाम्पल में हमने 6 की पावर n लिया था, उसे 2 इंटू 3 करा था। यहाँ 5 की पावर n है तो 5 को तो 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, तो इसमें तो 2 नहीं है। और जो 4 की पावर n है उसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, उसमें जो है बेटा हमारा 5 नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आप इसको कर सकते हैं, है ना। इसको आप एक बार ध्यान से देख लें। इसी तरीके से नीचे वाले एग्जाम्पल हैं जो एलसीएम एचसीएफ निकालने, या आप छोटी क्लासेस से करते हुए हैं। तो देखो आप एक एक टॉपिक को आराम से समझेंगे बेटा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ईजी है। और हम आपके साथ हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हों नीचे जो है कमेंट्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हैं। जिस तरह की भी प्रॉब्लम है मैं उन कमेंट्स को आपको पढ़ के जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी छोटी से छोटी भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को एंजॉय कीजिए बेटा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू।